जी, नमस्कार। मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो परपेरियम के बारे में होने वाली है। ओबीजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। कौन-कौन से क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताऊँगा, कौन-कौन से क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बारे में हम डील करेंगे। डिटेल में बारे में डील करेंगे। उतना डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे जितना हमारे काम की नहीं है। हम सिर्फ उतना ही पोर्शन पढ़ेंगे, उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे, उतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जितनी आपके लिए बेनिफिशियल है और जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती हैं। आगे बात समझ में? चलिए, आज का जो मोटिवेशन थॉट हमारा होने वाला है, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर, अगर किसी भी स्टूडेंट के अंदर अपने सक्सेस को पाने के लिए अगर एक ज़िद है, अगर आपने एक ज़िद्दी हो गए हो तो उसका मतलब ये समझ लेना कि सक्सेस आपके कदमों में एक दिन ज़रूर आएगी। आई बात समझ में? तो आपको अपने जो हौसले हैं वो एकदम क्या रखने हैं, एकदम दृढ़ रखने हैं, अच्छे रखने हैं और ज़िद्दी रखने हैं कि मुझे तो ये करना ही करना है। मुझे तो एम्स में नौकरी लगनी ही लगनी है। उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपकी 100% सक्सेस देखने को मिल जाएगी। आगे बात समझ में? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है परपीरियम के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे प्यारी सी एक परपीरियम। अपने नोट्स लेके बैठ जाइए। और कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसके कमेंट करेंगे और हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं और इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसके अंदर रोज़ क्वेश्चन आंसर के सेशन चलते रहते हैं। आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स के अंदर क्या हो सकते हो बच्चों, ऐड हो सकते हो और अपने डेली प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए, अब एक हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आपको रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स होके पढ़ाई करनी है, लोड लेके पढ़ाई नहीं करनी है। लोड लेके पढ़ोगे तो कम पढ़ पाओगे और रिलैक्स होके पढ़ोगे तो ज़्यादा पढ़ोगे और अच्छा पढ़ोगे। आगे बात समझ में? तो हेडिंग डालेंगे परपीरियम, कि परपीरियम क्या होता है? सिंपल सिंपल सी बात है परपीरियम के बारे में। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा कि सर परपीरियम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये डिलीवरी के बाद का प्रोसेस होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों कि सर डिलीवरी के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं परपीरियम। अब इसके अंदर क्या होता है, जितने भी ऑर्गन्स हमारे स्ट्रेच हुए थे, फूले हुए थे, वो क्या होते हैं, अपनी नॉर्मल अवस्था के अंदर आते हैं, उसको कहते हैं परपीरियम पीरियड। कहते हैं नहीं कहते हैं? सिंपल भाषा में आपको पता है ये चीज़? चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर ये होती हैं कि कौन-कौन से ऑर्गन जो हैं वो अपनी रिवर्ट आते हैं, कौन से ऑर्गन हैं वो नहीं आ पाते हैं, ठीक है? और कौन-कौन सी सीक्रेशंस यहाँ से निकलते हैं, सीक्रेशंस का पीएच क्या होता है, कितने दिन का पीरियड होता है, उसकी कंडीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहली बात इसकी डेफिनिशन की मैं आपसे बात करूँ, तो इसका मतलब होता है कि ऑल, ऐसे लिखेंगे, इट मीन्स ऑल बॉडी टिश्यूज़ revert back all body tissues revert back in pre-pregnant स्टेज। कि भैया इसका मतलब सिंपल सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन से, लाइक यूट्रस की बात करें, लाइक वजाइना की बात करें, लाइक सर्विस की बात करें, वो सारे जितने भी ऑर्गन्स थे जो अपनी जगह से मिसप्लेस थे या फिर स्ट्रेच हुए थे एट ए टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चा निकलने के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद, वो सारी कंडीशंस कैसी आती हैं प्यारे बच्चों, वो अपनी जगह पे आते हैं और उसी उसी फेज को हम कहते हैं परपीरियम पीरियड। उसी पीरियड को हम कहते हैं परपीरियम पीरियड। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं कि सर इसका पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है, टाइम ऑफ परपीरियम या पीरियड ऑफ परफ्यूम ऐसे लिखेंगे, पीरियड ऑफ परपीरियम, कि सर पीरियड ऑफ परपीरियम क्या है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे आपसे टाइम की बात करूँ तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जो बर्थ से लेके टिल 6 वीक तक का जो समय होता है, मतलब बच्चे के जन्म से लेके और 6 वीक तक के जन्म को क्या कहते हैं, 6 वीक का जन्म के 6 वीक तक का समय हम क्या कहलाता है कि सर परपीरियम पीरियड कहलाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? मैंने आपको बताया कि सर 6 वीक तक का जो समय होता है
वो क्या कहलाता है सर? परफ्यूरियम पीरियड कहलाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर 6 वीक दे लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, और कि सर बर्थ से 42 डेज का जो पीरियड होता है, अगर मैं आपको 1 वीक की बात करूं कि सर 1 वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, कि सर 7 दिन होते हैं। अगर 7 को आप 6 से गुना करोगे तो कितना आएगा, कि सर 42 दिन आ जाएगा। और 42 दिन का जो पीरियड होता है उसको ही हम कहते हैं, जो डिलीवरी के बाद जो 42 दिन का पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको हम कहते हैं परबीरियम पीरियड। आगे बात समझ में, यहाँ तक की कंडीशन सबको क्लियर है कि कोई डाउट किसी को रह गया? चलिए, अब मैं इसके टाइप्स की बात करूंगा कि सर कितने टाइप का होता है। कि सर इसकी मैं आपसे टाइप्स की बात करूं तो कुछ 3 प्रकार का मैं आपको बताता हूं कैसे-कैसे होता है। कि सर एक तो होता है इमीडिएट परपेरियम, एक तो होता है इमीडिएट, ठीक है? एक होता है अर्ली, एक होता है अर्ली और एक होता है डिलेड या रिमोट। आई बात समझ में? 3 टाइप का देखने को मिलता है। अब 3 टाइप के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है? सबसे पहली बात कि सर जो अर्ली वाला होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो इमीडिएट होता है, वो कब का होता है? कि सर बर्थ से लेके कि बच्चे का फीटस जो है हमारा वो बाहर निकला, और उस टाइम से लेके आपको 24 आवर्स तक का समय, 24 आवर्स तक का समय क्या कहलाता है? कि सर इसके अंदर क्या कहलाता है? कि सर इमीडिएट परपेरियम कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। ये दोनों ही बातें जो हैं वो सिमिलर हैं, समान हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इमीडिएट परपेरियम का मतलब बताया है। इमीडिएट परपेरियम का मतलब क्या होता है कि सर 20 बर्थ से लेके बच्चे का जन्म से लेके लेबर प्रोसेस खत्म होने के बाद, अगर हम कह सकते हैं 24 आवर्स तक समय होता है, उसको कहते हैं इमीडिएट परपेरियम। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अर्ली परपेरियम क्या होता है, आप सभी को बताना है कि सर अर्ली परपेरियम का मतलब होता है कि सर 24 आवर्स से लेके 24 आवर्स टू लेके कितने वीक तक का समय? कि सर 7 डेज या 1 वीक हम कह सकते हैं कि सर 1 वीक तक का जो समय होता है उसको हम कहते हैं अर्ली परप्यूरियम। ये बात समझ में आ गई? बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, अर्ली परप्यूरियम क्या होता है, और इमीडिएट परप्यूरियम क्या होता है, और डिलेड परप्यूरियम में रिमोट परप्यूरियम क्या होता है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि सर 7 डेज और 1 वीक से लेके, आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 7 डेज से लेके 7 डेज से 42 डेज तक का समय, और या फिर हम कह सकते हैं कि सर 1 वीक से लेके, और हम कह सकते हैं कि सर 6 वीक तक का जो समय होता है उसको हम कहते हैं डिलेड या रिमोट परफीरियम कहते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया है मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ? बहुत बढ़िया। मैंने आपको सिंपल सिंपल सी भाषा में तीनों चीज़ बताई हैं कि सर इमीडिएट परपेरियम होता है, अर्ली परपेरियम होता है और डिलेड परपेरियम होता है। इमीडिएट का मतलब होता है विदिन 24 आवर्स, बच्चे की डिलीवरी के बाद 24 आवर्स तक का समय जो होता है वो इमीडिएट परपेरियम होता है। दूसरी बात हमने करी कि सर अर्ली परपेरियम होता है, तीसरी बात हमने करी डिलेड परपेरियम होता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ बात करता हूँ कि सर यूटेराइन चेंजेस के अंदर क्या देखने को मिलता है? कि सर यूटेराइन चेंजेस कैसे-कैसे आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, यूटेराइन चेंजेस की बात करूँ मैं तो नॉर्मल जो यूटेराइन की वेट लेंथ होती है वो कितनी होती है? कि सर 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। क्या ये नॉर्मल होती है? कि सर बिल्कुल होती है। कि सर अब नॉर्मल की बात करें या आफ्टर, जस्ट आफ्टर, कि सर जस्ट आफ्टर डिलीवरी की बात करें, कि डिलीवरी के जस्ट बाद आपको कितना देखने को मिलेगा? कि सर 20 इंटू 12 इंटू 7.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना इस चीज का कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूटेराइन चेंजेज या यूट्रस की जो अवस्था होती है कितनी देखने को मिलती है, तो आपको बताना है 20 12 7.5, 20 12 7.5। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई, और लिखेंगे इसके बाद यूटेराइन, पॉइंट है यूटेराइन वेट डज नॉट चेंज
जस्ट आफ्टर, भैया बेबी के डिलीवर होने के जस्ट बाद, या फिर हम कह सकते हैं जस्ट आफ्टर बर्थ, वेट के अंदर कोई भी फर्क नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर जरूर फर्क आ जाता है। हमारी लेंथ के अंदर फर्क आता है, हमारी विड्थ के अंदर फर्क आता है। आगे बात समझ में कि सर इसके अंदर फर्क आ सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सर वेट के अंदर फर्क आएगा जस्ट आफ्टर डिलीवरी, कि सर बिल्कुल नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है कि सर वेट के अंदर जस्ट आफ्टर डिलीवरी कोई फर्क नहीं आता है, जबकि हमारे लेंथ विड्थ के अंदर फर्क आ जाता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर 2 वीक्स, क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सर हमारा जो यूटरस है, हमारा जो यूटरस है, कि सर यूटरस जो होता है वो पेल्विक ऑर्गन कितने वीक्स में आता है। पेल्विक ऑर्गन जो अब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है, आप सभी को पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है किसी फीमेल फीमेल को, तो उस कंडीशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारा यूट्रस होता है वो कैसा हो जाता है, सिर्फ एब्डोमिनल के अंदर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल यूट्रस। ठीक है, अब जब पेल्विक ऑर्गन के अंदर आएगा, पेल्विस के अंदर आएगा, तो वो कितने वीक के बाद आएगा, तो उसी बात को हम यहाँ पे दोहराते हैं कि सर आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी, आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी, यूट्रस बिकम ए पेल्विक ऑर्गन, यूट्रस बिकम ए पेल्विक ऑर्गन। यूट्रस कैसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर कैसा हो जाता है, कि सर एक पेल्विक ऑर्गन हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कि सर यूट्रस कहाँ हो गया है, हमारे पेल्विस में आ गया है आफ्टर 2 वीक्स। यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करूं कि सर क्या इंटरनल ओएस जो होता है, जो सॉरी एक्सटर्नल ओएस जो होता है, वो अपनी अवस्था में रिवर्ट बैक आता है या नहीं, कि सर बिल्कुल नहीं आता है। आपको बता देना है कि सर एक्सटर्नल ओएस, दो ओस होते हैं, इंटरनल ओस होता है, एक्सटर्नल ओस होता है। एक्सटर्नल जो ओस होता है डज नॉट रिवर्ट बैक इनटू प्री प्रेग्नेंट स्टेज, समझाई, कि एक्सटर्नल जो ओस होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो डज नॉट रिवर्ट बैक, वो वापस नहीं आता है अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर, बट इंटरनल ओस इज कम बैक। आगे बस में ये दोनों बातें समझ में आ गई आप सभी को। मैंने आपको क्या क्या चीज समझाई, कि सर एक तो होता है हमारा, एक तो होता है हमारा कि सर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि सर यहाँ पे हमने बात करी कि सर लेंथ की बात करी, हमने किसकी बात करी, कि सर विड्थ की बात करी, हमने थिकनेस की बात करी। ठीक है, अगर मैं आपसे बताऊं कि सर यूट्रस के अंदर कौन-कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, कि सर यूट्रस की जो लेंथ होती है, विड्थ होती है, थिकनेस होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन उसका वेट कम नहीं होता जस्ट आफ्टर डिलीवरी। आगे बात समझ में। और यूट्रस जो होता है वो पेल्विक ऑर्गन कब बनता है, कि सर आफ्टर 2 वीक्स के बाद बनता है, और उससे पहले कहाँ होता है, कि सर एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। आगे बात समझ में। चलिए, और दूसरी बात और कौन सी करिए, कि सर जो यूट्राइन चेंजेस मैंने आपको बता दिया, वेट वेट कभी चेंज नहीं होता है, और एक्सटर्नल जो ओस होता है, वेजाइनल जो ओस होता है हमारा, वो रिवेट बैक नहीं आता है। कौन सा ओएस आता है, कौन सा ओएस आता है बच्चों, कि सर इंटरनल ओस क्या होता है, कम बैक होता है। आगे बात समझ में, कि सर इंटरनल ओस इसलिए कम बैक होता है कि उसको वापस से क्या करना है, बंद होना है। क्यों बंद होना है, कि अगर जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो उसके अंदर उसका बहुत मेजर रोल होता है। आगे बात समझ में, हमने अबॉर्शन के अंदर पढ़ा था, अगर एक्सटर्नल इंटरनल जो ओस किसी का खुला हुआ है, तो वो प्रेगनेंसी को हम क्या नहीं बचा सकते, बचा नहीं सकते। आगे बात समझ में, या तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्कुलेट सूचर लगाने होते हैं। मैंने आपको बताया था क्या करने होते हैं, सूचर्स लगाने होते हैं। बताया था नहीं बताया था। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी अबॉर्शन वाली, तो प्लीज गो एंड वॉच, वहां जाके देखें, आपको क्लियर चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, चलेंगे। अब मैं आपसे कुछ लोकिया की बात करता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों, वो लोकिया है। लोकिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस इतने सारे पूछे गए हैं हर एग्जाम के अंदर कि पूछो मत। बहुत इजी है, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। सबसे पहली बात, लोकिया जो होता है, लोकिया सिंपल सी मतलब क्या है, देखो लोकिया का मतलब क्या है, कि जो डिलीवरी के बाद जो हमारा फ्लूइड निकलता है,
जो डिलीवरी के बाद वजाना से जो फ्लूइड निकलता है उसको कहते हैं लोकिया। उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं लोकिया। आई बात समझ में? अब सर उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है? अगर वो रेड कलर का देखने को मिलेगा तो उसको बोलते हैं लोकिया रुब्रा। अगर वो रेड कलर का देखने को मिलता है तो लोकिया रुब्रा रुब्रा उसको कहते हैं। अब रेड कलर का क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर आरबीसीज़ प्रेज़ेंट है। इसीलिए वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। दूसरा होता है हमारा लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा के अंदर क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर लोकिया सिरोसा जो होता है वो येलो कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर डब्ल्यूबीसी सेल प्रेजेंट होती हैं, डेसिडुअल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एक होता है लोकिया अल्वा, एक होता है लोकिया अल्वा। तो लोकिया अल्वा जो होता है वो व्हाइट इन कलर का होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर व्हाइट कलर का होता है। आगे बात समझ में आप सभी को? बहुत बढ़िया। सबसे पहले एक-एक करके लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे लोकिया। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे लोकिया का मतलब क्या है। तो आफ्टर बर्थ टू 14 डेज, आफ्टर बर्थ टू 14 डेज। हाँ, एक खास बात कि लोकिया जो होता है उसको लोगिया सिर्फ हम तब कहेंगे जब वर्त के 14 दिन तक ही हम उसको लोगिया कहेंगे, अदरवाइज उसको लोगिया नहीं कहेंगे। नॉर्मल जो प्रोसेस होती है 14 दिन तक ही आती है, 14 दिन के बाद नहीं आती है। आगे बात समझ में? तो आफ्टर बर्थ टू 14 डेज सर्वाइकल डिस्चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं सर्वाइकल एंड vaginal secretions called लोकिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को कि किसको कहते हैं बच्चों? कि सर लोकिया इसे कहा जाता है। चलिए और मैं बताता हूँ आपको। देखो ये बात आपको पता लग गई, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में लिखेंगे। सबसे पहला टाइप होता है, एक एक लाइन और लिखेंगे, इट में लास्ट अप टू 21 डेज। इट में लास्ट अप टू 21 डेज। ये 21 दिन तक हो सकता है, उससे ज्यादा हम इसको लोकिया नहीं कह सकते। मैक्सिमम टाइम होता है 21 दिन तक का। वैसे जनरली जो होता है वो 14 दिन का होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम की बात कर सकते हैं तो इसके अंदर 21 दिन का भी प्रावधान दिया गया है। आगे बात समझ में? सबसे पहला एक होता है लोकिया रुब्रा। अब रुब्रा मैंने आपको बताया, सर रुब्रा कितने दिन तक देखने को मिलेगा? अगर आपसे रुब्रा की टाइम पीरियड की पूछ करें कि सर टाइम पीरियड की अगर आपसे बात करी जाए तो कितने टाइम का तो होता है सर? 1 से 4 दिन का होता है। 1 से 4 दिन तक आपको रेड कलर के सीक्रेशंस देखने को मिलते हैं। सीक्रेशंस कैसे होंगे? रुब्रा कैसा होगा बच्चों? रेड इन कलर होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल के कारण वो रेड कलर का होगा। आगे बस उसमें बहुत बढ़िया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर लोकिया रोबरा कितने दिन का देखने को मिलता है? कि सर आपको बताना है कितने दिन का देखने को मिलता है? कि सर 1 से 4 दिन का देखने को मिलता है। कैसा कलर होता है? कि सर रेड कलर का होता है और प्रेजेंस होता है हमारी आरबीसीज की वजह से। आगे बस में चलिए दूसरी बात करूं मैं आपसे। लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा की मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं तो लोकिया जो सिरोसा होता है वो कैसा होता है? कि सर येलो इन कलर होता है। येलो कलर का होता है। क्यों होता है? कि सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए कैसा होता है बच्चों? ये येलो कलर का देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? कि सर 5 से 8 दिन का या 9 दिन का लिख सकते हैं। 5 से 9 दिन का आपको देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? चलिए नंबर तीसरे की बात करूं कि सर लोकिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लोकिया एल्वा होता है। अब लोकिया जो एल्वा होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? तो वो होता है सर 10 से 14 दिन तक का होता है। आगे बात समझ में? सर 10 से 14 दिन तक क्या देखने को मिलेगा आपको? व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट कलर डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात क्यों मिलता है? कि सर ड्यू टू डेसिडुअल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक की? बहुत बढ़िया। सिंपल सिंपल भाषा में हमने बात करी है। अगर मैं आपसे लोकिया के पीएच की बात करूं
कि सर लोकिया का पीएच क्या होता है, कि सर कैसा होता है, ये एल्केलाइन होता है। और एल्केलाइन की बात करूं, इसकी जो ऑर्डर होती है, स्मेल जो होती है वो कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? फिशी स्मेल होती है। जैसे फिश में आती है ना, जैसे मच्छी में स्मेल आती है, वैसी स्मेल होती है। कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर फिशी स्मेल होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे इसकी वॉल्यूम की बात करता हूँ कि सर वॉल्यूम कितना होता है, मैक्सिमम कितना वॉल्यूम, इसका अमाउंट कितना निकल सकता है, कितने एमएल निकल सकता है। तो जो वॉल्यूम होता है या अमाउंट होता है, वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 250 एमएल होता है। एंड फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक के अंदर 250 एमएल निकलता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर मैं इसके टोटल सीक्रेशन की बात करूं कि सर टोटल लोकिया या सीक्रेशन, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपको बताना है कि सर 350 ml, मोर देन 350 ml होता है। ऐसा लिखेंगे 350 ml ही होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आपको इस चीज को अलग याद रखना है और इस चीज को अलग याद रखना है। सिंपल सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम 250 ml होता है फर्स्ट वीक के अंदर, और आपसे टोटल पूछा जाता है तो क्या हो जाता है? 350 ml होता है। क्योंकि 7 दिन के बाद ना ये बहुत कम हो जाता है। 7 दिन की बात करें, 7 दिन के अंदर भर भर के निकलता है, उसके बाद ये क्या देखने को मिलता है आपको? स्लो देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब एक नोट लिखेंगे यहाँ पे कि इफ 350 ml, इफ 350 ml लोकिया सीन इन 2 weeks, that means condition is sub involution और infection। इस बात का मतलब पता लगा? इस बात का सिंपल सिंपल सी भाषा में मैं आपको मतलब बताता हूँ कि अगर आपको नॉर्मल देखने को मिलता है तो वो कितना होता है? 350 ml से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 350 ml से 2 वीक के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, 350 ml से ज्यादा देखने को मिलता है, लाइक 500 मिल गया, लाइक 400 मिल गया, ठीक है, लाइक 600 मिल गया, उस कंडीशन में दुगना मिल गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? या तो सब इन्वॉल्यूशन की कंडीशन है और इन्फेक्शन की कंडीशन है। आप सभी को पता है कि इन्फेक्शन क्या होता है। सब इन्वॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक होता है इन्वॉल्यूशन, एक होता है सब इन्वॉल्यूशन, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे, एक कोष्टक बना के आप लिख लेना। एक होता है इन्वॉल्यूशन, होता है इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है कि यूट्रस जो अपनी अवस्था में वापस आ जाए, जैसे वो स्ट्रेच हुआ, अपनी वापस अवस्था में आ गया, उसको कहते हैं इन्वॉल्यूशन। और जो ऐसा यूट्रस जो अपनी अवस्था में वापस ना आ पाए, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा यूट्रस जो अपनी वापस अवस्था में आ जाए, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाए आफ्टर डिलीवरी, उसको कहते हैं इन्वॉल्यूशन। और जो नहीं आ पाए उसको कहते हैं सब इन्वॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे यूट्रस कम बैक इन नॉर्मल और प्री प्रेग्नेंट स्टेज आफ्टर डिलीवरी। आई बात समझ में? क्या इस बात का मतलब पता लगा आपको कि इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है यूट्रस कम बैक इन नॉर्मल और प्री प्रेग्नेंट स्टेज आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद यूट्रस का अपनी अवस्था में वापस आ जाना, उसको कहते हैं इन्वॉल्यूशन। एक होता है सब इन्वॉल्यूशन। एक होता है सब इन्वॉल्यूशन। सब इन्वॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि ऐसा यूट्रस जो वापस नहीं आता है उसको कहते हैं सब इन्वॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो यूट्रस डज नॉट कम बैक इन नॉर्मल और प्री प्रेग्नेंट स्टेज
आफ्टर डिलीवरी। इस बात को दोनों को अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी के ऊपर, कॉपी के अंदर। इन दोनों से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का कि दोनों के दोनों कंडीशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा होने पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, सब इन्वॉल्यूशन होने पे आपको क्या देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको क्या देखने को मिल सकता है? लोकिया ज़्यादा देखने को मिल सकता है। 2 ही कंडीशन के अंदर लोकिया ज़्यादा देखने को मिलता है, एक तो सब इन्वॉल्यूशन होता है और एक होता है हमारा इन्फेक्शन होगा। आगे बात समझ में? चलिए। और मैं दिखाता हूँ आपको चीज़ें कि सर पल्स रेट की बात कर रहे हैं कि सर पल्स रेट क्या देखने को मिलेगी लोकिया के अंदर? कि सर पल्स रेट कैसी हो जाएगी? पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, पल्स इंक्रीज़ हो जाएगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये 350 एमएल ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका मतलब आप समझ लेना कि अगर आपको इन्फेक्शन की कंडीशन है, अगर आपको इन्फेक्शन कंडीशन देखने को मिल रहा है, अगर इन्फेक्शन कंडीशन देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपको टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इन्फेक्शन जब भी होता है बॉडी के अंदर तो फीवर आता है पेशेंट को, आता है नहीं आता? और जब फीवर आता है तो हमारी पल्स रेट, टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत बढ़िया सर मिलेगा। अगर इसकी टेम्परेचर की बात करूँ तो 37.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको क्या बताया है, मैंने इसको फंडामेंटल के अंदर क्लियरली बताया है। देखो नॉर्मल बात क्या होती है, नॉर्मल यहाँ हट के बात कर रहा हूँ मैं आपसे। नॉर्मल कंडीशन की मैं आपको बात बताता हूँ। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, जनरली हम कह सकते हैं कि हमारा जब भी हमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, फीवर आएगा। और जब फीवर आता है तो जो हमारी पल्स रेट होती है, पल्स रेट जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये फैक्ट है, ये फिनोमिना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर कि सर जब फीवर इफ फीवर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो कितनी पल्स रेट बढ़ती हैं, ठीक है। और जब फीवर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो कितनी पल्स रेट है जो बढ़ती हैं। अगर आपका अगर आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो हमें लगभग 5 बीट पर मिनट आपको क्या देखने को मिलती है, पल्स इंक्रीज देखने को मिलती है। आई बात समझ में? ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको, अगर सेल्सियस आपको क्या देखने को मिलता है? फ़ीवर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर कितनी पल्स रेट आपको देखने को मिलेगी? कि सर 10 बीट पर मिनट पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाती है मेरे प्यारे लाल-लालियों। ये बात आपको अच्छे से रट लेनी है। इस बात को मैंने फंडामेंटल के अंदर अच्छे से चीख-चीख के बताया है। इस बात का मतलब आपको समझ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इस बात को भूलना नहीं है। मैंने आपको बताया कि सर अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, तो इसका मतलब आपकी 5 बीट पर मिनट पल्स रेट बढ़ती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर, तो 10 बीट पर मिनट इंक्रीज़ क्या हो जाती है, पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाती है। आगे बात समझ में? चलिए। अब मैंने आपसे यहाँ पे बात करी, अगर ये मैंने टेम्परेचर की बात करी आपसे कि टेम्परेचर कितना होगा, कि सर इतना देखने को मिलेगा। अगर इफ टेम्परेचर कितना हो जाए कि सर 100.4 से ज़्यादा हो जाता है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा हो जाता है, तो ये इंडिकेट इन्फेक्शन। आ गई मेरे प्यारे बच्चों समझ में बात कि अगर ये जो इन्फेक्शन है, आपको इन्फेक्शन को इंडिकेट करना है तो आपको फीवर कितना करना पड़ेगा, 100.4 करना पड़ेगा। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल का जो डिलीवर कर चुकी है बच्चे को, लो किया, उसका बहुत ज़्यादा निकल रहा है, उसके अंदर आपने फीवर देखा, तो फीवर देखने को मिला आपको 101, तो इसका मतलब है कि उसको इन्फेक्शन हुआ है। अगर ये फीवर नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि सब इन्वॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, लोगिया ज़्यादा आ रहा है। दोनों कंडीशन है। दोनों ही कंडीशंस आपको समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझना है। समझे, देखो वापस समझें इसको कि सर ये जो लोकिया है इफ 350 ml से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। 2 कंडीशंस होती है, कौन-कौन सी कंडीशन होती है? या तो इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलेगा और या देखने को मिलेगा सब इन्वॉल्यूशन की वजह से। या तो देखने को मिल रहा है कि सर सब इन्वॉल्यूशन की वजह से देखने को मिल रहा है या फिर इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिल रहा है। तो इन्फेक्शन की मैं आपसे बात करूँ कि इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा कि सर फीवर आएगा या इंक्रीज़ टेम्परेचर हो जाता है पेशेंट का।
पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको क्या करेगा, इंडिकेट इन्फेक्शन को कर देगा कि भैया इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है कि नॉट फीवर अकर, कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फीवर नहीं आता है फीमेल को, तो नॉट फीवर अकर, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फीवर नहीं आएगा, तो इसका मतलब समझ लेना है कि सर सब इन्वॉल्यूशन की वजह से हुआ है। सब इन्वॉल्यूशन का मतलब है कि हमारी जो यूट्रस है, हमारा जो यूट्रस है वो अपनी वापस अवस्था में नहीं आया है, उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, मोर सिक्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, मोर ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है। वो कंडीशन लीड करती है पीपीएच को, जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया है पीपीएच को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीएच भी। आगे मेरी प्यारे बच्चों समझ में बात, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगर किसी के समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो, और वीडियो को वापस देख के भी आप समझ सकते हो। समझ में आई बात? चलिए, अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर वेट लॉस की बात करें कि सर वेट लॉस कितना होता है, तो मैं आपसे बात करूँ कि सर 2 केजी वेट लॉस एक्सेप्ट, किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि सर 2 किलो वेट कम हो जाता है अपने फीटस को छोड़ के, एक्सेप्ट फीटस, प्लेसेंटा, amniotic फ्लूइड। अगर मैं आपसे यहाँ पे सिंपल सी बात करूं कि लगभग हमारा 11 किलो जो होता है प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो वेट बढ़ता है। सिंपल सी बात करूं कि सर प्रेगनेंसी के अंदर कितना वेट बढ़ता है, अगर मैं आपसे कहूं कि इन प्रेगनेंसी टोटल वेट गेन कितना होता है, वो होता है 11 केजी। ठीक है, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर 11 केजी होता है। अगर मैं आपसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं, थर्ड सेकंड की बात करूं और थर्ड की बात करूं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर लगभग 1 किलो बनता है, 1 किलो बनता है, उसके बाद 5 किलो बनता है, उसके बाद 5 किलो बनता है। ऐसे हमारा क्या होता है, इसका वेट का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब ये टोटल कितना हुआ कि सर 11 किलो हुआ। अब 11 किलो वजन को हटा के उसका 2 किलो, सपोज दैट किसी महिला का जो प्रेगनेंसी से पहले 60 किलो वजन था, इफ एक फीमेल का है, एक फीमेल का 60 किलो वजन था प्रेगनेंसी से पहले, उसको प्रेगनेंसी हुई, उसका 11 किलो वजन बढ़ा, कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों की सर 71 केजी हो गया। अब जब बच्चे को डिलीवर कर देगी तो जो 11 11 किलो वजन था वो तो कम होगा ही होगा, क्योंकि बच्चा निकल गया, एमनियोटिक फ्लूइड निकल गया, प्लेसेंटा निकल गया। उसके साथ साथ एडिशनल 2 किलो वेट भी कम होता है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि सर 11 किलो तो वो जाएगा, प्लस हमारा 2 किलो और जाएगा, तो कितना वेट चला जाएगा, 13 किलो वेट चला जाता है एक फीमेल का। और 60 में से 71 में से 13 चले जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर 58 केजी बचेगा। और फीमेल का जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा कि सर 58 केजी का हो जाएगा। आगे सिंपल बात समझ में, जिस कैलकुलेशन के बारे में समझ में आया। चलिए, बहुत बढ़िया, इस बात को लिख लेना कैसे कैसे वेट बढ़ता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नई बात हो सकती है किसी भी बच्चे के लिए, तो प्लीज इसको लिख लेना। आगे बात समझ में। चलिए, कि सर मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता दीजिए, मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन। ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन की बात करूं मैं आपसे, तो देखो यहाँ पे, और मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन की मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो क्या क्या देखने को मिलता है कि सर लैक्टेटिंग जो मदर होती है, लैक्टेटिंग जो मदर है वो क्या होती है कि सर मोस्ट कॉमन एब्सेंट फॉर, मोस्टली एब्सेंट होती है 3 मंथ्स। समझ में आ गई? जो लैक्टेटिंग मदर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, मेस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे लिखेंगे, मोस्टली नहीं, मेस्ट्रुअल साइकिल, एमसी लिख देता हूँ, मेस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट फॉर 3 मंथ्स। उनके अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है प्रेगनेंसी के बाद। सपोज दैट कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या नहीं आता है, प्रेगनेंसी के अंदर किसी प्रकार की कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के बाद 3 महीने के बाद तक भी प्रेगनेंसी के अंदर क्या नहीं आती है,
प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके 3 महीने तक भी क्या नहीं आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि लैक्टेटिंग मदर है। लैक्टेटिंग मदर का मतलब अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसको दूध का सीक्रेशंस हो रहा है, मिल्क का सीक्रेशंस हो रहा है। उसी कंडीशन के अंदर क्या नहीं देखने को मिलती है अपन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलती। उसी बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर कोई महिला ऐसी है जिसका बेबी जो है वो खत्म हो चुका है, मर चुका है, या फिर नॉन लैक्टेटिंग मदर है, ये हम कह सकते हैं नॉन लैक्टेटिंग मदर है, जिनके अंदर कोई और जो मिल्क का सीक्रेशंस है वो नहीं हो रहा है, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही किसी कारणवश, या तो वो डेड हो चुका है, या फिर वो क्या है, किसी ऐसी क्रिटिकल अवस्था में है जिसको अपन आईसीयू में रखा हुआ है पेशेंट को, तो वहाँ पे हम एनपीओ रखा हुआ है पेशेंट को, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी कंडीशन ऐसी जिसके अंदर जो माँ का दूध है उसको नहीं मिल पा रहा है। अब जब माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो उसके अंदर सीक्रेशंस भी नहीं आएँगे, सीक्रेशंस नहीं होंगे तो उनके अंदर क्या नहीं होगा, प्रोडक्शन भी नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मिल्क कहाँ से बनेगा? जब मिल्क नहीं बनेगा तो नॉन लैक्टेटिंग मदर कहलाएगी, और जब नॉन लैक्टेटिंग मदर होती है तो उसके अंदर कब देखने को मिलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर 1 मंथ ही देखने को मिल जाती है। आई मेरे प्यारे बच्चों समझ में बात? मैंने आपको क्या समझाया कि एक ऐसी महिला है, प्रेगनेंसी के बाद वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अपने बच्चे को मिल्क का सीक्रेशन मिल्क जो है वो आपको क्या कर रही है, पिला रही है। जब पिलाती है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 महीने तक नहीं आती है। अगर एक ऐसी महिला है जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है किसी भी कारणवश, उसका बच्चा मर चुका है, कुछ भी हो चुका है, ठीक है? तो उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 महीने के बाद आ जाएगी। आगे बात समझ में? चलिए। अब मैं आपसे बताता हूँ मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ परप्यूरियम। सर मैनेजमेंट क्या होगा परपीरियम का? परपीरियम का मैनेजमेंट की सिंपल सी बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पे एक बात करूँ सबसे पहली, तो इसके अंदर क्या देते हैं, रेस्ट एंड एम्बुलेशन देते हैं पेशेंट। अल्टरनेटिव दे चलते हैं, अल्टरनेटिव चीज़ें चलती हैं, थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा चलना है, फिर रेस्ट करना है, फिर चलना है, ठीक है? उसके बाद हम कहते हैं कि डाइट लो, फाइबर डाइट लेनी है आपको, डाइट फाइबर टू, या फिर हम कह सकते हैं फाइबर डाइट। किसके लिए? टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन किसी महिला को होता है प्रेगनेंसी के बाद, और लोगिया का जो पीरियड होता है टाइम, जो परपीरियम का पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर लोगिया कॉन्स्टिपेशन होता है किसी फीमेल को, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करेगी, कॉन्स्टिपेशन को निकालने के लिए, उससे रिलीव लेने के लिए वो अपने आप को क्या लगाएगी, एब्डोमिनल प्रेशर लगाएगी, और जब प्रेशर लगाती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में? उसके बाद हॉस्पिटल स्टे करना होता है पेशेंट को, हॉस्पिटल स्टे, उसको प्रॉपर नींद देनी है, स्लीप करना है उसको। उसके बाद हम करें कि सर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना होता है पेशेंट को, ठीक है? किसके अंदर रखना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना होता है, कि उसका कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है लोकिया। कैसे कलर का आ रहा है? कलर को भी हमें जस्टिफाई करना होता है कि कोई ऐसे क्लॉट्स तो नहीं आ रहे हैं, कोई प्लेसेंटल क्लॉट अगर अंदर रह गया तो पीपीएच का कारण बन सकता है, मेटल मोटिलिटी का कारण बन सकता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर इसको सलाह दी जाती है एक्सरसाइज की। किसकी दी जाती है? कि सर एक्सरसाइज की इसको सलाह दी जाती है, जिसके अंदर हम कीगल एक्सरसाइज को प्रेफर करते हैं। कीगल एक्सरसाइज को प्रेफर करते हैं। कीगल एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया हुआ है कि कीगल एक्सरसाइज जो होती है वो किसके लिए होती है? कि सर मेक abdominal एंड pelvic मसल्स स्ट्रॉन्ग। ये क्या करती है? कीगल जो एक्सरसाइजेस होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो किस लिए होती हैं? वो किस लिए होती हैं? कि मेक abdomen एंड pelvic मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि उससे पहले जो उसकी मसल्स हैं वो फैल चुकी हैं, वो एकदम क्या हो चुकी हैं। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी प्रेगनेंसी होती है, जब भी किसी चीज़ को आप ज़्यादा स्ट्रेच करते हो तो वो उतनी अवस्था में नहीं आ पाती है जितनी थी, जितने वो पहले थी। थोड़ी बहुत उसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है, तो उसी फ़र्क को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कीगल एक्सरसाइज की सलाह देते हैं पेशेंट को। कीगल एक्सरसाइज करने से उसकी जो स्टेज है यूट्रस की, हम कह सकते हैं वो
आपकी नॉर्मल अवस्था में आ सकती है। आगे बात समझ में, हमारी पेल्विक फ्लोर को, एब्डोमिनल वॉल्स को क्या करता है, मजबूत करने का काम करती है कौन? कीगल एक्सरसाइजेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? मैंने आपको मैनेजमेंट के अंदर बताया है, कुछ चीज़ें बताई हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपसे यहाँ पे परपीरियम के बारे में बात करी, परपीरियम का सिंपल सी डेफिनिशन के बारे में बात करी है, सिंपल चीज़ों के बारे में बात करी है। अगर किसी का कोई डाउट रहता है, किसी का कोई क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करें, और वहाँ से हमारा जो स्केलेटन नर्सिंग का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से आप जुड़ने की कोशिश करें। आगे बात समझ में, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे, आपको अच्छा कंटेंट मिले, हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।